The Lallin Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। 2020 का आखिरी पूरा हफ्ता शुरू हो गया और इसकी शुरुआत के रोज जो खबरें अहम हैं वो बताती हैं कि ये बरस हमारे स्वास्थ्य, लोकतंत्र और राजनीति के लिए कैसा रहा। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1 करोड़ होते होते लगने लगा कि अब बुरा वक्त बीत गया। फिर खबर आई कि ब्रिटेन में वायरस की एक नई किस्म का पता चला है जो ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। इसके अलावा संसद से पास हुए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर है और पीछे पड़ रही हैं इनकम टैक्स की रेड। जो किसान गुट यहाँ हैं उनका चंदा सरकारी एजेंसियों के रडार पर है। इसके बाद विपक्षी पार्टियों की सरकार वाले राज्य हैं जहां से केंद्र के कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास हो रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल में इतने नेता पाला बदल रहे हैं कि हिसाब लगाना मुश्किल होता जा रहा है कि कौन जाना चाहता है, कौन गया, कौन जाकर लौट गया और कौन जा नहीं पा रहा। इन सब पर तसल्ली से बात करेंगे आपके लल्लन टॉप शो में। लेकिन सबसे पहले देखिए ये वीडियो जो बंगाल चुनाव से जुड़ा है। सोमवार 21 दिसंबर को दुर्गापुर के पलाशडीह में बीजेपी में शामिल करवाने के लिए योगदान मेला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बंगाल बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप घोष शामिल होने वाले थे, लेकिन मंच पर पहले धक्का मुक्की फिर मारपीट हो गई। ये सब तब शुरू हुआ जब कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंच पर चढ़कर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कोयला चोरों को पार्टी में भर्ती किया जा रहा है, पैसा लेकर लोगों को लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इनकी नाराजगी राजेश झा उर्फ राजू झा को लेकर थी। राजू ने बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष और जिला दुर्गापुर के अध्यक्ष लखन घोराई की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह ने बीजेपी का झंडा राजू झा को दिया। खबरें बताती हैं कि राजू झा पर कोयला माफिया के आरोप लगते रहे हैं। अवैध तरीके से माइनिंग, अवैध हथियार रखने और लूट के केस में वो कई बार गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। मारपीट के इस वीडियो को तृणमूल भाजपा वाली बाइनरी में न रखकर भी देखें तो ये बड़ा दिलचस्प दृश्य है। एक पार्टी है जो दिन दोगुनी रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ रही है और इस बड़े होने ने बाहरियों के साथ भीतर वालों को भी सकते में डाल दिया है। हिंसा में रस लेना बुरी बात है, लेकिन इस वीडियो ने यह साबित किया कि पश्चिम बंगाल में राजनीति किस कदर एक कंटेस्टेड स्पेस बन गई है, जहां हर कोई अपने लिए जगह बनाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी बनाई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने आज इंडिया वियतनाम वर्चुअल समिट को संबोधित किया, जिसमें उनके साथ जुड़े वियतनाम के प्रधानमंत्री न्युएन जुआन फुक। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि 2021 में भारत और वियतनाम दोनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य होंगे। इस नाते दुनिया में दोनों देशों की साझेदारी का महत्व बढ़ेगा। दोनों देश इसके लिए ज्वाइंट विजन डॉक्यूमेंट 2021 से 23 भी तैयार करेंगे। इस खबर का महत्व इसलिए है क्योंकि चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति को लेकर ज्यादा आक्रामक दिखना चाहता है। इसलिए इस वर्चुअल समिट के दौरान ही दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा से लेकर रक्षा मामलों तक 7 समझौते भी हुए। दूसरी सुर्खी जुड़ी है कश्मीर की अलगाववादी नेताओं में शामिल आसिया अंद्राबी से। समाचार एजेंसी एएनआई ने खबर दी है कि आसिया और उनके 2 सहयोगियों पर एनआईए अदालत ने कथित रूप से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने, राजद्रोह और आतंकवादी हमलों की साजिश जैसे आरोप तय करने का आदेश दिया है। आसिया ने दुख्तराए मिल्लत नाम का एक संगठन बनाया है। इसका मतलब होता है देश की बेटियां। ये संगठन ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। तीसरी सुर्खी, कोरोना संक्रमण के दौरान एक शब्द पर खूब सुर्खियां बनी थी, जीएसटी कंपनसेशन शॉर्टफॉल। मतलब जीएसटी के आने से राज्यों को राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से मिलने वाला पैसा। राज्यों की शिकायत थी कि केंद्र उन्हें पैसा देने में आनाकानी कर रहा है। आज केंद्र ने 6000 करोड़ की 8वीं साप्ताहिक किश्त
राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाते में डाली। साथ ही केंद्र की तरफ से यह भी कहा गया कि अब तक इस तरह 48,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। अगली सुर्खी बनाई आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। आम आदमी पार्टी यूपी चुनाव में दिलचस्पी ले रही है। अब सिसोदिया ने कहा कि वो योगी मॉडल विरुद्ध केजरीवाल मॉडल पर बहस करने के लिए 22 दिसंबर को लखनऊ जाएंगे। सिसोदिया लखनऊ पर ही नहीं रुके, उन्होंने एक बात उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार को लेकर भी कही। हम लोग उत्तराखंड के बहुत सारे लोगों से मिलते थे और उत्तराखंड से भी लोग बहुत आते थे मुख्यमंत्री जी के पास में, अरविंद केजरीवाल जी के पास में आके उनका ये अनुरोध था कि भाई दिल्ली में जिस तरह के काम किए हैं उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी को आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़के सरकार बना के बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इलाके का डेवलपमेंट, उन पे जो काम दिल्ली में हुए हैं वो होने चाहिए वहाँ पे। तो सारी चीज़ों को समझते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और उसके बाद से मैं 2 बार अभी व्यक्तिगत रूप से, और हमारे पार्टी के प्रभारी और सब लोग तो वहाँ काम कर ही रहे हैं, अच्छी टीम खड़ी हो रही है उत्तराखंड में, काफ़ी सीनियर लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे और लोग भी जुड़ेंगे। तो मैं गया हूँ, जनता से मिला हूँ, तो वहाँ जनता की यही शिकायत है साहब कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कोई काम नहीं किया। पिछले 4 साल से वहाँ पे कांग्रेस के मंत्रियों की और बीजेपी के मुख्यमंत्री की मिलीजुली सरकार चल रही है, तो वहां कोई काम नहीं हुआ। तो जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर उनको कह रहे हैं लोग वहां पे। उत्तराखंड पर बात आई तो त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट में मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि वो अपनी सरकार के विकास कार्यों पर सिसोदिया से बहस के लिए तैयार है। अब सिसोदिया बहस के लिए मौका और वक्त मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस बार यूपी चुनाव में उतरना तो चाहती है, लेकिन वो जानती है कि इस बार उसके पास वैसा यूफोरिया नहीं है जिसकी धुन में उसने पंजाब में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल कर लिया था। और यही वजह है कि सिसोदिया फ्रंट फुट पर आए हैं। देखते हैं इससे काम बनता है या नहीं। और संजय सिंह, उनके सुर्खियों में आने का क्या? आखिरी सुर्खी बनाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों और अध्यापकों ने। एएमयू के 100 बरस पूरे हो रहे हैं। 22 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छात्रों और अध्यापकों ने एक तरफ जहां प्रधानमंत्री का स्वागत किया, साथ ही कुछ मांगे भी रखी। वो चाहते हैं कि एएमयू का बजट 20 से 25% बढ़ाया जाए और एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को सुरक्षित किया जाए। साथ ही उन्होंने यूनिवर्सिटी को आतंक की नर्सरी कहने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। एएमयू से जुड़ा एक और अपडेट है। मशहूर इतिहासकार जिनको मेडिवल हिस्ट्री पर एक अथॉरिटी माना जाता है, इरफान हबीब, जो कि एएमयू से जुड़े भी रहे हैं, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का आना कैंपस में 100वीं वर्षगांठ पर किसी फख्र की बात नहीं है। और उनके ये कहने के बाद इसके पक्ष और विपक्ष में एक नई बहस शुरू हो गई है। आप भी बताइए कि एक इतिहासकार और शिक्षाविद का ये बयान आपको कैसा नजर आता है? क्या आपको इसमें पार्टी का बायस नजर आता है, या आपको लगता है कि लोकतंत्र है, किसी को भी विरोध और समर्थन का हक है? आपको ये भी बता दूं कि जब हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वहां पर आए थे और वामपंथी दलों ने उन्हें काला झंडा दिखाया था और इस पर वामपंथी दलों की बड़ी लानत मलानत हुई थी, न सिर्फ बाहर बल्कि कैंपस के अंदर। तो ये अलग अलग राय हैं। इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन लोकतंत्र है, सब रंग नजर आने चाहिए। आखिरी रंग शोक का है। मशहूर कांग्रेसी नेता जिन्हें आपने हमेशा कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की वो जो टिपिकल तस्वीरें होती हैं उनमें देखा होगा, कुछ झुककर चलते थे क्योंकि बाद के वक्त में रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ गई थी। ऐसे मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। अभी कुछ रोज पहले उनका जन्मदिन था। 90 बरस से ज़्यादा की उम्र थी, ठीक 93 बरस के हुए थे। मोतीलाल वोरा का कई तरह से जिक्र किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के 2 दफा मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार नहीं थे। वो तो एक व्यवस्था की गई थी कि अर्जुन सिंह को वहां से पंजाब लाया जाना है। अर्जुन सिंह ने भी शर्त रख दी राजीव गांधी के सामने कि पंजाब आऊंगा गवर्नर बनके, लेकिन चुनावी जीत के बाद शपथ मैं ही लूंगा। और फिर एक रोज बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। ऐसे में नेता क्या करते हैं कि अपना भरत खोजते हैं जिससे सियासी खतरा ना हो और जो वापसी की राह फौरन दिखाए। अर्जुन सिंह को वो भरत अपनी काबीना में मंत्री मोतीलाल वोरा में नजर आए। उन्हें लगा कि इनका कोई बड़ा प्रचंड जनाधार नहीं है, दुर्ग तक ही पॉलिटिक्स केंद्रित है, तो इनको सत्ता सौंपी जा सकती है। और इस तरह से मोतीलाल वोरा के नाम के आगे मुख्यमंत्री की तख्ती लग गई। फिर जब अर्जुन सिंह केंद्र में संगठन संभाल कर पंजाब के बाद वापस लौटे तो मोतीलाल वोरा को वहां से रुखसत किया गया। वो केंद्र की राजनीति में आ गए। राजीव गांधी की ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स थी कि किसी को सीएम से हटाओ तो केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर बना दो। बाद में बीजेपी के दौर में भी ये चीज़ें चली।
जब अर्जुन सिंह चुरहट लॉटरी कांड में फंस गए तो फिर से वोरा को तलब किया गया। उसके बाद जब कांग्रेस सत्ता में लौटी, सुंदरलाल पटवा के हारने के बाद तब दिग्विजय सिंह का राज हुआ और हाल में कमलनाथ का। मोतीलाल वोरा का क्या रोल रहा? मोतीलाल वोरा गांधी परिवार के भी करीबी थे। जब गांधी परिवार का दौर बीता और नरसिम्हा राव का दौर आया तब भी वो आला कमान के करीब रहे। उन्हें उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में राज्यपाल बनाकर भेजा गया। मोतीलाल वोरा ने एक दफ़ा हमको एक किस्सा सुनाया था जो इसी से जुड़ा है। हम उनसे मिलने गए एक पॉलिटिकल स्टोरी के सिलसिले में, तो बात वो ऐसे करते थे कि आपको बाइट खोजने में मशक्कत हो जाए कि इसमें से खबर क्या निकालें। खुद भी पत्रकार रहे थे नवभारत के शुरुआती दिनों में, नेता बनने से पहले, तो उन्हें पता था क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बाकी चाय पिलाते थे, दुनिया ज़माने की गप करते थे और पूछते थे पान खाओगे? तो मैंने कहा जी मैं पान नहीं खाता। बोले कमाल है यार, तुम यूपी के हो और पान नहीं खाते और तुम्हारे यूपी ने हमको पान की आदत डलवा दी। तो हमने पूछा कैसे? बोले मैं राज्यपाल था, राज्यपाल भवन में रहता था। एक दफ़ा कांग्रेस की नेता मोहिसिना किदवई हमसे मिलने आई और साथ में पान की कुछ बेलें ले आई और वो बेलें राजभवन में लगा दी गई और तब से हमको पान खाने का चस्का लग गया। ये तो हुई स्वाद के चस्के की बात। बाकी मोतीलाल वोरा को गांधी परिवार की किचन कैबिनेट का अनिवार्य हिस्सा माना जाता था। उन्होंने अपने बेटों को राजनीति में स्थापित किया और अभी कुछ बरस पहले तक कोषाध्यक्ष रहे। जब स्वास्थ्य की वजहें हो गई तो वो पद छोड़ा। फिलहाल राज्यसभा के सांसद थे और कल की तारीख में उनका छत्तीसगढ़ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये जाने वालों की बात हो गई। अब दिन की बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल चुनाव की। 19 और 20 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे में थे। कैमरों के बीच शाह ने सांकेतिक तरीके से काफी पॉलिटिकल मैसेजिंग की, चाहे किसान के घर पर भोजन करना हो, बाउल संगीत सुनना हो या खुदीराम बोस से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर तक को श्रद्धांजलि देना। शाह बंगाल की संस्कृति से खुद को जोड़ने की कोशिश करते दिखे। रोड शो के अलावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कहा कि अभी इसके नियम नहीं बने हैं, कोरोना का टीका लोगों तक पहुंचाने के बाद इसे लागू करने की योजना बनेगी। अमित शाह के ऐसा कहने पर खबर इसलिए बनी क्योंकि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए शरणार्थियों का मुद्दा बड़ा है और बीजेपी ममता बनर्जी पर आरोप लगाती है कि उन्होंने अवैध तरीके से यहां के लोगों को नागरिकता दे रखी है। सुनिए गृह मंत्री को। अभी सीए के रूल्स बनना भी बाकी है और बिकॉज ऑफ कोरोना इतना बड़ा अभियान चल नहीं सकता, इसलिए जब टीका लगने की शुरुआत हो जाएगी और कोरोना की साइकिल टूटेगी, इस पर हम जरूर विचार करेंगे और जब करेंगे तब आपको सूचित भी करेंगे। जाहिर है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक दूसरे पर वार पलटवार होगा। ऐसा ही एक वार आज 21 दिसंबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नए नवेले राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर किया। शीलभद्र दत्ता जैसे पूर्व टीएमसी नेताओं ने प्रशांत किशोर पर आरोप लगाए थे कि वो पार्टी में ज्यादा दखल दे रहे हैं, पुराने लोगों को साइडलाइन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर आज ममता बनर्जी के लिए खुलकर बैटिंग करते नजर आए। कभी बीजेपी के चुनावी अभियान का काम देख चुके पीके ने आज ट्वीट कर राज्य में बीजेपी की हार का दावा किया। उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी को दहाई का आंकड़ा पार करने में मुश्किल होगी, मेरा ये ट्वीट सेव करके रख लें। दहाई के आंकड़े और ट्वीट के मतलब पर कुछ संशय हुआ तो प्रशांत किशोर से जुड़े सूत्रों ने साफ किया कि उनका यह कहना है कि बीजेपी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, 100 से कम पर रहेगी और प्रशांत किशोर ट्विटर नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट का अपना पेशा छोड़ देंगे। जैसे क्रिकेट मैच से पहले टीमें एक दूसरे पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाती हैं, राजनीति में भी कुछ वैसा ही होता है। चुनाव में अभी वक्त है, पर बीजेपी को अपने मिशन बंगाल में एक झटका तो जरूर लगा। क्या झटका? हम पिछले कुछ दिनों में टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं की बात कर रहे थे, लेकिन ये वन वे रोड नहीं है। आज 21 दिसंबर को बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान टीएमसी में शामिल हो गई। सौमित्र खान बांकुरा जिले की बिष्णुपुर सीट से सांसद हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पत्नी के टीएमसी में जाने पर सौमित्र खान ने यह तक कह डाला कि उनकी बड़ी भूल है और उन्हें तलाक का नोटिस भेजेंगे। उनकी बातों में पितृसत्ता का पुट भी दिखा। इसी लहजे में अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपको पूरी स्वतंत्रता देता हूं, मेरी अपील है कि मेरा सरनेम खान भी आप हटा लें। बीजेपी ने मुझे पहचान दी है, मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मेरे लिए चुनाव प्रचार किया था, पर मैं बीजेपी के बिना चुनाव नहीं जीतता। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार में मतभेद चल रहे थे। देखिए एक बात बोलो, परिवार तंत्र बीजेपी में चलता नहीं है। तो आज बाहर में काम करते करते मेरा महालक्ष्मी को तृणमूल कांग्रेस में चोरी कर लिया,
ये तृणमूल कांग्रेस में मेरे को मालूम ही नहीं था, जिसको क्या क्या बोला, क्या देंगे, क्या पोस्ट देंगे, हो सकता है उसको राज्य का मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन मैं उसको यही रिक्वेस्ट करेंगे जो मेरा सुजाता, मेरा जो खां पद है वो छोड़ दे तो अच्छा है, मेरा जो खां सारनेम है वो छोड़ दे तो अच्छा है, वो अच्छा रहे। ऐसे होता है तृणमूल कांग्रेस। मेरे ससुराल को क्या समझाया मेरे को पता नहीं है। जो है एक के लिए तो मेरा पश्चिम बंगाल का जो भविष्य है, युवा का भविष्य, वो तो नहीं तोड़ेंगे। आज सिर्फ बीजेपी के लिए लड़ाई करेंगे। आज मेरे साथ किसी का साथ संपर्क नहीं है, मैं सिर्फ एक बीजेपी का वर्कर हूं, बीजेपी का वर्कर होकर लड़ाई करेंगे। सुजाता मंडल खान टीएमसी सांसद सौगत रॉय और प्रवक्ता कुणाल घोष की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई। सुजाता ने कहा कि परिवार और राजनीति एक ही प्लेटफॉर्म पर नहीं हो सकते, इसलिए हम उस लाइन पर बात ना करें। आज ये मेरा फैसला है और इस बात की क्या गारंटी कि भविष्य में सौमित्र खान मुझे ज्वाइन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास बंगाल में कोई चेहरा नहीं है, 6 नाम मुख्यमंत्री पद के लिए लाइन में लगे हैं और 13 वेटिंग लिस्ट में है। वैसे पत्नी के फैसले पर नाराज हो रहे सौमित्र खान खुद पाला बदल चुके हैं। पहले वो तृणमूल कांग्रेस से सांसद थे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी में वो बीजेपी के पाले में आए थे। कहा जाता है कि उन्हें बीजेपी में लाने में मुकुल रॉय का रोल था। राज्य में बीजेपी से जुड़े लोग आरोप लगाते हैं कि सौमित्र खान के बीजेपी में आने के बाद टीएमसी सरकार ने उन पर कई केस दायर करवा दिए। वहीं टीएमसी से जुड़े लोग कहते हैं कि जब तक सौमित्र टीएमसी में थे तब तक सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक भर लगा रखी थी। फरवरी 2019 में आरोप लगा था कि सौमित्र खान ने नौकरी का वादा कर कई अभ्यर्थियों से पैसे वसूले। कोलकाता हाईकोर्ट ने सौमित्र के बांकुरा जिले में प्रवेश पर रोक लगा दी। बांकुरा पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की। अप्रैल 2019 में इस बैन को हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। हालांकि उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने को मंजूरी दी गई। चुनाव में उनकी गैरमौजूदगी में पत्नी सुजाता ने ही प्रचार की कमान संभाली। किसी भी रोड शो या रैली में हिस्सा लिए बगैर सौमित्र खान ने 78,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर नजर रखने वाले पत्रकार प्रशांत मुखर्जी बताते हैं कि पारिवारिक मतभेद की बात भले कही जा रही हो, पर इसके पीछे पद की महत्वाकांक्षा हो सकती है। सुजाता ने सौमित्र की गैरमौजूदगी में लोकसभा चुनाव में काफी मेहनत की थी। उन्हें लग रहा था कि बीजेपी में उन्हें तरजीह नहीं दी जा रही है। वो पद और सिक्योरिटी की मांग कर रही थी। बीजेपी के टिकट बंटवारे में भी उन्हें उम्मीद नहीं दिख रही थी, इसलिए मुमकिन है कि टीएमसी के पाले में वो चली गई टिकट के आकांक्षा में। इसके अलावा अटकलों वाली एक इंटरनल थ्योरी ये भी चल रही है कि संभव है वो टीएमसी में जाकर बीजेपी के लिए इन्फॉर्मर का काम करें। पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है। पार्टियों में आवाजाही की बात चल रही है। टीएमसी में मजबूत नेता रहे शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 19 नवंबर को मिदनापुर में हुई रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें पार्टी का झंडा पकड़ाया। शुभेंदु ने भी शाह के पांव छुए। लेकिन राजनीति में पाला बदलने पर अतीत नहीं बदलता। शुभेंदु अधिकारी का भी एक अतीत बीजेपी को परेशान करने आ गया। बीजेपी ने बरस 2016 में अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था। इसमें नारदा न्यूज की तरफ से चलाया गया एक स्टिंग ऑपरेशन था, जिसमें कथित तौर पर टीएमसी के कई नेता किसी व्यक्ति से अलग अलग जगहों पर पैसे लेते दिख रहे थे। कहा गया कि ये सभी टीएमसी नेता सामने वाली पार्टी को लाभ पहुंचाने के बदले घूस ले रहे हैं। इन नेताओं में शुभेंदु अधिकारी भी थे, लेकिन उनके बीजेपी में जाते ही बीजेपी के YouTube चैनल पर यह वीडियो नहीं दिख रहा। पर आजकल आर्काइव लिंक का जमाना है, मतलब लोग वीडियो संभाल कर रख लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं और फिर सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं। हालांकि खबर लिखे जाने तक ये वीडियो बीजेपी पश्चिम बंगाल इकाई के चैनल पर बचा हुआ है। तब तक शायद पार्टी की उस पर नजर न पड़ी हो, ऐसा हुआ हो। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस पर ट्वीट भी किया। पश्चिम बंगाल में अमित शाह का जादुई धुलाई कार्यक्रम जारी है। बीजेपी ज्वाइन करिए और साफ सुथरे होकर बाहर निकलिए। जिन नेताओं को इस नारदा स्टिंग में दिखाया गया था उनमें मुकुल रॉय भी थे कथित तौर पर, जो काफी पहले बीजेपी में आ चुके हैं। लेकिन ये स्टिंग का मामला क्या है ये तो जान लीजिए, क्योंकि बार बार इसका जिक्र आएगा चुनाव में। साल 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ठीक पहले नारदा न्यूज के सीईओ मैथ्यू सैमुअल ने एक स्टिंग वीडियो जारी किया। इससे पॉलिटिकल हलचल बढ़ी। इस वीडियो में वे एक कंपनी का प्रतिनिधि बनकर तृणमूल कांग्रेस के 7 सांसदों, 3 मंत्रियों और कोलकाता नगर निगम के मेयर शोभन चटर्जी को काम कराने के बदले पैसे देते नजर आए। वीडियो में नजर आने वाले नेताओं में मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, सुब्रत मुखर्जी, सुल्तान अहमद, काकोली घोष, दस्तीदार, प्रसून बनर्जी, शोभन चटर्जी, मदन मित्रा, इकबाल अहमद और फिरहाद हकीम शामिल थे। उनके अलावा एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी MH अहमद मिर्जा को भी कथित तौर पर पैसे लेते दिखाया गया। विपक्ष ने इस पर सवाल किए। टीएमसी ने जवाब में या सफाई में कहा कि राजनीतिक साजिश है और स्टिंग करने वाले मैथ्यू पर ही केस दर्ज हो गया। बाद में कोलकाता हाईकोर्ट से मैथ्यू सैमुअल को राहत मिली।
पश्चिम बंगाल खबरों के लिहाज से उर्वर टेरिटरी है। आने वाले दिनों में भी हम आपको बंगाल चुनाव से जुड़ी खबरें तफसील से बताते रहेंगे। और अब पॉलिटिक्स से चलते हैं सेहत की तरफ, सियासत से सेहत की तरफ। कोरोना, अब कोरोना वायरस से जुड़े कुछ अपडेट्स पर बात करते हैं। वैक्सीन की अच्छी खबरों के पीछे पीछे कुछ निराश करने वाली खबरें चली आती हैं। भारत में पहले ही कोरोना संक्रमण के मामले 1 करोड़ पार कर चुके हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का अब एक नया रूप सामने आ गया है, जिसके बाद भारत ने 22 दिसंबर को रात 11:59 से 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स अस्थायी रूप से स्थगित कर दी। नागरिक उड्डयन मंत्री यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि तब तक ब्रिटेन से आने वाले लोगों का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होगा। पॉजिटिव पाए जाने पर राज्यों की मदद से सांस्थानिक क्वारंटीन में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग नेगेटिव पाए जाते हैं उन्हें 7 दिन होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जानी चाहिए। उधर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने कहा कि पैनिक की जरूरत नहीं है। सरकार ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर सतर्क है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर रोक लगाने की मांग की थी। ब्रिटेन में कोरोना के बदले हुए नए वेरिएंट को काफी संक्रामक बताया जा रहा है। रिसर्चर्स ने इसे N501Y कहा है। कोरोना वायरस शरीर में संक्रमण के बाद फोटोकॉपी मशीन की तरह खुद की कई कॉपी बनाता है। इसे म्यूटेशन कहा जाता है। कई बार इस म्यूटेशन के अलग अलग वेरिएंट यानी प्रकार हो जाते हैं, कुछ कमजोर, कुछ ताकतवर। इन्हें स्ट्रेन्स कहते हैं। नेदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भी ये वेरिएंट पाया गया है। ब्रिटेन के हेल्थ मिनिस्टर मैट हैनकॉक ने बताया कि इस वेरिएंट की वजह से ब्रिटेन के 60 इलाकों में 1100 नए केस सामने आए। इस वेरिएंट के बारे में अगर आप और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आज यानी 21 दिसंबर के हमारे खास शो, जो इंटरनेशनल न्यूज का शो है दुनियादारी, उसको जरूर देखें, विस्तार से बात है। इन सब नई चिंताओं के बीच ये बात भी अंडरलाइन की जा रही है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 26 जनवरी को यानी गणतंत्र दिवस समारोह में हमारे मुख्य अतिथि हैं। बोरिस जॉनसन ने शनिवार को लंदन समेत कुछ और इलाकों में चौथे चरण के कड़े प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की। क्रिसमस में दी जाने वाली ढील का फैसला भी उन्होंने वापस लिया। उन्होंने कहा कि पहले जो योजना तैयार की गई थी उसके हिसाब से इस बार हम क्रिसमस नहीं मना पाएंगे। पहले 5 दिन की छूट दी थी पाबंदियों से, लेकिन अब 1 दिन का कर दिया है। ब्रिटेन के इस कोरोना वेरिएंट के चलते जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड जैसे यूरोपीय देशों के अलावा कनाडा, कुवैत, कोलंबिया, मोरक्को, ईरान, इजराइल जैसे देशों ने ब्रिटेन की यात्रा पर रोक लगाई है। भारत में भी एहतियातन महाराष्ट्र में जनवरी के पहले हफ्ते तक नगर निगम सीमाओं में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। जी, हम लोग ग्लोबल से फॉरन लोकल आ गए अगले ही वाक्य में। ये कोरोना से जुड़े अपडेट थे। बड़ी खबर में अब बात दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन की। अगर सरकार साफ कर चुकी है कि कानून वापस होना संभव नहीं, तो फिर किसानों ने भी ये साफ कर दिया कि वो अपनी मांगे मनवाए बिना वापस नहीं लौटेंगे। 26वें दिन में प्रवेश कर गए किसान आंदोलन को लेकर कई बड़ी खबरें 20 दिसंबर के दिन आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रोज दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज, सिखों के नवें गुरु तेग बहादुर के शहीद होने की जगह, औरंगजेब के कहने पर उनकी हत्या की गई थी और उन्होंने बेकसूर लोगों का साथ छोड़ने के बजाय मरने को चुना था। इसलिए हिंदू और सिख दोनों धर्मों में गुरु तेग बहादुर की शहादत का बड़ा महत्व है। प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर के संदेश को ट्वीट भी किया। विजिट के अलावा बताया गया कि इस दौरान गुरुद्वारे के इर्द गिर्द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का भारी भरकम इंतजाम नहीं किया गया था। संदेश ये कि गुरु के दरवाजे पर जा रहे हैं तो सादगी के साथ। एक संदेश अप्रत्यक्ष भी था। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे पंजाब के सिख किसानों को संदेश कि प्रधानमंत्री उनका और उनके धार्मिक प्रतीकों का सम्मान करते हैं। पर ऐसा नहीं कि किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार सिर्फ सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर रही है। कुछ खबरों पर गौर करिए। किसान आंदोलन में शामिल सबसे बड़ी किसान यूनियन में से एक भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा अब केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर है। बात यह है कि 6 दिसंबर को यूनियन ने आंदोलन चलाने के लिए चंदे की अपील की। इसके बाद यूनियन को देश और विदेश से चंदा मिला। यूनियन के मुताबिक पिछले 2 महीनों के दौरान 8 लाख रुपए का चंदा मिला, लेकिन इसमें देश के बाहर से आए चंदे का अलग हिसाब नहीं रखा गया। ये चंदा आ रहा है यूनियन के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरी कला के बैंक खाते में। इसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट मतलब FCRA के तहत पंजीकृत नहीं कराया गया। भारत में नियम है विदेशी चंदा लिया जा सकता है, बशर्ते FCRA के तहत पंजीयन करवाया जाए। अब केंद्र ने भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा से कहा कि अपने वो दस्तावेज पेश करें जिसके तहत विदेशी चंदा ले रहे हैं। यूनियन के नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा का कहना है कि यूनियन को निशाने पर लिया जा रहा है। विदेश में हमारे समर्थक अगर ट्रक चला रहे हैं या कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो वो हमें चंदा क्यों नहीं दे सकते। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यूनियन ने वाकई FCRA का पालन नहीं किया है तो विदेश से आने वाला चंदा उन लोगों के खातों में लौट सकता है जिन्होंने पैसे दिए। निशाने पर लिए जाने की बात अपनी जगह सही गलत हो सकती है, लेकिन नियमों का पालन तो सभी को करना होगा, चाहे आप आंदोलनकारी हो या कोई और, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप इस देश के नागरिक हैं।
नागरिकों के साथ सरकार और क्या कर रही है, एक और आपको नमूना देते हैं। पंजाब में 14 बड़े अड़तियों को इनकम टैक्स का नोटिस मिल गया, छापे भी पड़ रहे हैं। इसकी निंदा किसान आंदोलन और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों कर चुके हैं। पंजाब अड़तियाज एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ अड़तियाज ने आज पंजाब में छापों के खिलाफ दुकान भी बंद रखी। लोगों ने कहा ये छापे राजनीति से प्रेरित हैं। इसके अलावा आज सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान ने कथित रूप से आत्महत्या की कोशिश की। तरन के इस 65 वर्षीय किसान को पहले सोनीपत सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया, फिर रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। इसके अलावा यूनियंस ने आज से भूख हड़ताल की शुरुआत की। अब से रोज 11 किसान 24 घंटों के लिए भूख हड़ताल रखेंगे। उधर मोदी सरकार ने आज फिर बातचीत का न्योता दिया। 40 यूनियंस को लिखे अपने खत में केंद्रीय कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा, सरकार खुले दिल से किसानों की चिंताओं का निवारण करना चाहती है। सरकार ने पूछा है कि उसके द्वारा सुझाए गए सुधारों के बाद भी कृषि कानूनों को लेकर किसानों की कौन सी चिंताएं हैं, हमें बताएं। साथ ही सरकार बातचीत के अगले दौर के लिए समय भी तय करना चाहती है। ये तो सरकार की बात हो गई, अब आप किसान यूनियन की बात भी सुन लीजिए। राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, उन्होंने कहा है कि जो किसान संगठन सरकार के इन बिलों का समर्थन कर रहे हैं, हम उनसे भी मिलेंगे और उनका मत जानेंगे। किसान आंदोलन की पुरानी शिकायत रही है कि मीडिया उनका पक्ष ठीक तरीके से नहीं दिखाता, तो इस मोर्चे पर भी उन्होंने कुछ काम कर दिखाया। अब वो अपना अखबार निकालने लगे हैं। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर खाते बना लिए, इसे लेकर भी खबर बनी तब जब फेसबुक पर किसान एकता मोर्चा के पेज को 20 दिसंबर के रोज कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दिया गया। पेज 3 घंटे के अंदर रीस्टोर भी हो गया और आज फेसबुक ने एक बयान जारी करके कहा कि फेसबुक के ऑटोमेटेड सिस्टम के चलते पेज स्पैम मार्क हो गया था। बात पकड़ में आई तो दोबारा शुरू हो गया। लेकिन किसान आईटी सेल के बलजीत सिंह इस तर्क से सहमत नहीं। हमारे साथी रजत और मनोज ने उनसे बात की। कल हम देख रहे थे, योगेंद्र यादव लाइव कर रहे थे, उस समय लाइव के समय आपका पेज अनपब्लिश हो गया। वो पूरा मामला क्या था? सर, इसका मामला ये था कि आज तक जब भी मोदी जी ने कोई बात बोली है तो किसी ने भी उसको काउंटर करने की हिम्मत नहीं करी, क्योंकि सभी डरते हैं, उनका डर भी है मन में। तो हम लोगों ने जो उन्होंने फार्मर इश्यूज के ऊपर स्पीच दी थी 4 दिन पहले, उसको हमने काउंटर करा था और काउंटर भी इतने अच्छे तरीके से करा है जैसे उन्होंने बोला है कि हमने 1600 करोड़ रुपया किसान भाइयों के लिए इशू करा है, एमपी के लिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो 1600 करोड़ रुपया है, 86% किसान हैं, और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 4500 रुपया, 4500 रुपया एक परिवार के हिस्से आता है। तो 4500 रुपये का तो आटा भी नहीं आता एक परिवार के लिए। तो आप क्या बात कर रहे हैं, क्यों लोगों को परमिट कर रहे हैं? राइट, हाँ, एक परिवार को 4571 रुपये, तो उससे क्या होगा? एंड फिर उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करी और बातें करी। तो हमने, हमारे एक यूनियन के लीडर हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने उनको पंजाबी में क्लिपिंग करके उनके हर एक सवाल का आंसर दिया है। तो वो हम बताना चाहते थे लोगों को, और उसके ऊपर हमारी अप्रॉक्सीमेटली 50-54 लाख की रीच गई है उसके ऊपर। तो अब हम उसको हिंदी वर्जन भी कर रहे हैं ताकि सारे भारत को पता चल सके। आईटी सेल को वही एक कारण था जब वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और इन लोगों ने जो हमारा किसान एकता मोर्चे का फेसबुक पेज था, फेसबुक पेज का लाइव सेशन के दौरान उसको अनपब्लिश कर दिया। तो जब हमने उसकी वेरिफिकेशन करनी चाहिए कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, तो कोई रीज़न मिल नहीं रहा था, कोई सॉलिड रीज़न नहीं मिल रहा था। उन्होंने बोला कि हम ये वाला जो पेज है कम्युनिटी गाइडलाइंस के बिहाफ पे इसको अनपब्लिश करा है। तो भाई मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, वी हैव टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। जो कंटेंट हम लोग पेज पे डाल रहे हैं दैट इज सोली ऑफ फार्मर्स, किसान का है। उसके अलावा हमने अपने पेजेस पे कुछ नहीं डाला। सिमिलरली प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारे सिमिलर टू आवर पेजेस फेक पेजेस भी बने हुए हैं, और वो जो फेक पेजेस हैं वो भी सेम कंटेंट डाल रहे हैं। यहां से कॉपी करते हैं, उधर डाल देते हैं सेम कंटेंट। तो अगर बूट ने उसको अनपब्लिश करा तो वो जो फेक पेजेस हैं उनको अनपब्लिश क्यों नहीं करा? कंटेंट तो सेम था ना। तो ये मैनुअली हुआ है, ये मैनुअली किसी ने करा है, और मैनुअली करने की पावर किसी आम आदमी के पास तो है नहीं, रादर देन द गवर्नमेंट। सरकार के पास ही है और तो किसी के पास है नहीं।
blaming government. किसान आंदोलन को लेकर एक आखिरी अपडेट केरल से है। पिनरई विजयन सरकार ने आज फैसला किया कि 23 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें केंद्र के कृषि कानूनों पर चर्चा होगी। इस दौरान केंद्र के तीनों कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही, लेकिन कुछ दिनों से रवायत चल रही है कि हमारी टीमें मोर्चे पर तैनात हैं, वो पूरी कवरेज कर रही हैं उन इलाकों की, और हम उसकी एक झलकी आपको दिखा रहे हैं। शास्त्रों में से टीजर कहा गया है कि कुछ हम आपको बता दें, बाकी आप खुद खोजें। ऐसा ही टीजर है जम्मू कश्मीर में हो रहे डीडीसी चुनाव को लेकर। 22 तारीख को यहां पर काउंटिंग होनी है। हमारे साथी सुरेश और अमितेश यहां के दौरे पर हैं, जल्द वापस आ जाएंगे। उन्होंने घाटी में मुलाकात की मशहूर क्रिकेटर परवेज रसूल से। परवेज भारत के लिए खेल चुके हैं, सक्रिय क्रिकेटर हैं। उनके नाम के साथ एक विवाद भी जुड़ा था कानपुर मैच के दौरान कि साहब राष्ट्रगान बज रहा था और ये च्युइंगम चबा रहे थे। इस सवाल को लेकर लोगों ने खूब अपने अपने तर्क दिए, और जब किसी के परिचय के साथ कश्मीर आ जाए तो लोगों को फैसला देने की जल्दबाजी हो जाती है। परवेज से ये सवाल पूछा गया, उनका जो जवाब है वो आपको सुनना चाहिए। 2017 वाले मैच का जिक्र कर रहे हैं तो एक चीज़ मुझे और याद आती है। राष्ट्रगान बज रहा था और आपका एक फुटेज आता है 1 या 2 सेकंड का, जिसमें हम च्युइंगम चबा रहे हैं। उसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई। अब एक्चुअल में क्या हुआ था, क्योंकि बहुत छोटा शॉट था, 1-2 सेकंड का या 2-3 फ्रेम था, छोटा ही था, पर उसमें चीज़ें लोगों ने अलग अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश की। क्या हुआ था असल में? नहीं, डेफिनेटली मतलब अगर आप देखेंगे मेरी क्रिकेटिंग हिस्ट्री, जब देखेंगे एक बंदा मेहनत करता है, मतलब इतनी मेहनत करता है कि वो चाहता है कि आप हायर लेवल पे खेलें, अपनी कंट्री के लिए खेलें। मतलब दैट वाज अनफॉर्चुनेट, मतलब वो अनफॉर्चुनेट मेरी लाइफ में मैं कहूँगा कि वो चीज़ इंसिडेंट रही। और लोगों ने किस वे में उसको लिया, मतलब अगर आप देखेंगे उससे पहले इन जिम्बाब्वे इन 5 गेम्स 5 प्रेजेंस वहाँ पे मैंने दी। उसके बाद अगर आप बांग्लादेश जाएंगे 3 मैचेस की सीरीज़ थी, वहाँ पे 3 मैचेस में हमारा नेशनल एंथम चल रहा था। 8 अपीयरेंसेस उससे पहले मैंने दी थी। तो मीडिया ने कभी वो फोकस नहीं किया। बट सिर्फ एक चीज़, जब इंसान की थोड़ी गलती रहती है, मतलब वो मतलब ना दिमाग में ही नहीं वो चीज़ रहती है कि मतलब मैं वो चीज़ कहूँगा कि जब मैं खेल रहा था 2017 में, अगेन 2 साल टीम से बाहर हुआ था, वापस मुझे मौका मिला और मुझे शाम को बोला गया कि आप खेल रहे हो, तो सबसे चीज़ें चल रही होती है दिमाग में कि यार कैसे बॉल डालूंगा। शाम को वीडियोस देख रहे थे, मतलब इंसान के ध्यान में, मतलब चिंगम चबा रहे थे। उससे पहले हम फील्डिंग कर रहे थे, मतलब फील्डिंग कर रहे थे, बॉलिंग डाल रहा था मैं, मतलब प्रैक्टिस में। उसके बाद स्ट्रेट अवे हम आए तो वो चीज़ ध्यान में ही नहीं रहती है बंदे के कि यार ऐसा इंसिडेंट हो गया। उसके बाद मीडिया ने उस चीज़ को लिया, बट मैंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। मैंने कहा नहीं, अब मतलब लोग किस चीज़ में इसको ले रहे हैं, मतलब दैट वाज अनफॉर्चुनेट। उससे पहले अगर आप देखें कि 8 अपीयरेंसेस मैंने, उसके बाद भी 2 मैचेस और थे, 2 मैचेस और भी थे उसके बाद। इसका जो बाहर कंट्रोवर्सी की और इस तरह से कई तरह का मतलब जो चीज़ें बात हुई बाहर, एक ये हुआ कि वो राष्ट्रगान गाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने च्युइंगम रखा हुआ था होठ हिलाने के लिए, उस तरह की चीज़ें। आप जो भी ये लोग सोच रहे हैं, जिन्होंने भी अपने हिसाब से उसका नैरेटिव एक बिल्ड किया, उनके लिए साफ आप बता दीजिए कि असल में हुआ क्या था। वही मैं कह रहा हूँ ना, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जब हम मैच खेलने जा रहे हैं, आप 2 साल के बाद वापस आ रहे हैं टीम में, और आपको पता है कि आप मैच खेल रहे हैं, वो एक्साइटमेंट में आप एक्साइटमेंट नहीं, आप दिमाग में बड़ी चीज़ें चल रही होती है। मतलब आपका फोकस ज़्यादा वो नहीं रहता, आपका फोकस गेम पे रहता है कि यार अभी मैं किसको बॉल डाल रहा हूँ, इयन मॉर्गन है वहाँ पे, बाकी चीज़ें हैं, किसको बॉल डाल रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसके बाद भी 2 मैचेस और थे, उसमें भी नेशनल एंथम चला, उसमें कोई मीडिया ने कोई फोकस नहीं किया मुझ पे। उससे पहले 8 अपीयरेंसेस 5 इन जिम्बाब्वे, 3 इन बांग्लादेश, तो वहाँ पे तो मैंने कुछ नहीं किया। मतलब अगर मैं इंडियन मतलब उस पर मुझे हंसी आई, मुझे मतलब इंसान पर अनफॉर्चुनेट भी रहा कि यार लोगों ने किस चीज़ में इसको लिया। एक बंदा जो पूरी मेहनत करता है यार, पूरी उसको पता है कि मैं कहाँ पे खेल रहा हूँ, पूरी लाइफ में यहाँ पे इतना स्ट्रगल करके ऊपर लेवल पे खेलना है, और छोटी स्टेट से, आप समझ रहे हैं मेरी बात, बट लोगों ने उस चीज़ को उसमें लिया। दैट वाज अनफॉर्चुनेट। तो आप भाई लोग जिन्होंने भी देखा और जिन्होंने भी सोचा कि वो राष्ट्रगान ना गाने के लिए च्युइंगम रखे हुए थे, इनके मुताबिक बात ऐसी नहीं थी। राष्ट्रगान गाने में या उसका रेस्पेक्ट करने में इनको कोई परहेज नहीं है, पूरा रेस्पेक्ट। डेफिनेटली इसमें मतलब 2 राय है ही नहीं इसमें। तो जल्दबाजी में मत रहिए, सर्टिफिकेट मत बांटिए, अपने स्व की खोज करिए और उस पर काम करते रहिए। हम भी ऐसा ही करेंगे। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का भरपूर ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।